हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रियांश त्रिपाठी और आप देख रहे हैं प्रयागी बीएससीएन। तो जैसा कि आपका सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट होने वाला है मंडे से। और आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का डिस्कशन करेंगे। पूरे ही लेक्चर में पूरा सिलेबस इस एक लेक्चर में तो नहीं हम कवर कर पाएंगे, लेकिन एक दो लेक्चर या 3 लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि पूरा जो है वो कवर कर दें और आपका जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन है, वो सब कुछ हम डिस्कस कर लें ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वेक्टर कैलकुलस की। वेक्टर कैलकुलस छोटा पोर्शन है और आप आसानी से उसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि व्हाट इज ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि आखिर डेल ऑपरेटर क्या होता है। तो डेल ऑपरेटर जो होता है वो एक डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है जिसे हम आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई एंड के डेल बाई डेल जेड, यानी कि वो वेक्टर रहेगा, उस पर कैप लगा रहेगा, आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड इज कॉल्ड डिफरेंशियल या डेल ऑपरेटर। अब उसके बाद हम आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं जो हमें पढ़ना है और वो क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डाइवर्जेंस की। द डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन एफ एक्स वाई जेड इज डिफाइंड एज डेल वेक्टर डॉट एफ वेक्टर। ये होता है आपका डाइवर्जेंस। आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड डॉट एफ एक्स, यानी कि जो भी फंक्शन दिया रहेगा आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप और उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट डेल वेक्टर डॉट एफ वेक्टर, यानी कि जो डाइवर्जेंस होता है उसमें दोनों ही जो फंक्शन होते हैं वो वेक्टर फंक्शन होते हैं। यानी कि वेक्टर का अगर हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं, आपको पता है, तो वो रिजल्टेंट एक स्केलर आता है। इसलिए डाइवर्जेंस जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। अब अगर इम्पॉर्टेंट बात क्या है, अगर डाइवर्जेंस आपका जीरो आता है तो जो वेक्टर होता है उसे हम सोलेनोइडल वेक्टर कहते हैं या सोलेनोइडल वेक्टर पॉइंट फंक्शन उसे कहा जाता है, और एफ वेक्टर उसे सोलेनोइडल वेक्टर हम कहते हैं। तो ये आपका होता है डाइवर्जेंस। तो क्लियर है आपको डाइवर्जेंस क्या है? डेल वेक्टर डॉट एफ वेक्टर। डेल वेक्टर क्या है? डेल वेक्टर डेल ऑपरेटर है, आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड। डाइवर्जेंस ऑफ एफ क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर डाइवर्जेंस ऑफ एफ जीरो होता है तो हम उस वेक्टर को सोलेनोइडल वेक्टर कहते हैं। अब ग्रेडियंट क्या है? द ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर पॉइंट फंक्शन। अब देखिए डाइवर्जेंस क्या था? डाइवर्जेंस वेक्टर फील्ड फंक्शन था, ऑफ वेक्टर फील्ड फंक्शन था। लेकिन जो ग्रेडियंट होता है वो एक स्केलर पॉइंट फंक्शन का होता है, यानी कि डेल वेक्टर डॉट कोई भी फाई यानी कि कोई भी जो स्केलर फंक्शन होगा उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। अब आपको पता है अगर हम वेक्टर और एक स्केलर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो रिजल्टेंट हमें वेक्टर मिलता है। और ये मैंने आपको एमसीक्यू भी बना के दिया था, जो ग्रुप है व्हाट्सएप का, तो उससे भी आप किए होंगे तो आपको पता होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो डेल वेक्टर डॉट फाई वेक्टर आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड डॉट फाई एक्स आई कैप फाई वाई जे कैप फाई जेड के कैप। अब फाई जो है वो कोई भी एक स्केलर पॉइंट फंक्शन यहाँ पे हो सकता है, और रिजल्टेंट में आपका आ जाएगा आई डेल फाई बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई बाई डेल जेड। और जो आपका ये होता है ग्रेडियंट वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर हम स्केलर और वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो रिजल्टेंट में हमें वेक्टर मिलेगा। फिर हम बात करते हैं कि कर्ल क्या होता है। तो कर्ल इज नथिंग बट द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर फंक्शंस। द कर्ल ऑफ ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन इज डिफाइंड एज डेल वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। अब आपको पता है कि जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट मेथड का यूज करते हैं, जिसमें हम जिस भी कॉलम और रो पे ऑपरेट करते हैं उसे हाइड करके बाकी दोनों का अल्टरनेट प्रोडक्ट ले लेते हैं और उसे सॉल्व कर लेते हैं। यानी कि अगर इसमें हमें आपको कर्ल निकालना है और हम कैसे लिखेंगे, देखिए डेल वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर पहले आप सिंपली लिख लेंगे,
फिर आप एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे जिसमें सबसे ऊपर आई कैप, जे कैप, के कैप लिखेंगे। फिर नीचे डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड लिखेंगे। और फिर जो आपका फंक्शन दिया रहेगा उसे हम लिखेंगे, उसके जो एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट हैं उस गिवन वेक्टर फंक्शन के। ठीक है। फिर हमें मान लीजिए आपको, जैसे आप डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं सेम वही मेथड, आई पे ऑपरेट कर रहे हैं तो आई इंटू बाकी जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम है, उसे हाइड करेंगे, डेल वाई ऑफ एफ जेड माइनस एफ वाई डेल बाई डेल वाई ऑफ एफ जेड माइनस डेल बाई डेल जेड ऑफ एफ वाई। फिर आपको पता है कि ये कोफैक्टर जो होता है सेकेंड वाला, तो हम उसे निगेटिव ले लेते हैं, तो माइनस जे कैप इंटू, अब हम उस वाले रो को हाइड करेंगे, उस वाले कॉलम को हाइड करेंगे। ठीक है, हाइड कर दिया। फिर उस वाले पे ऑपरेट करेंगे सेकेंड वाले पे, यानी कि डेल बाई डेल एक्स ऑफ एफ जेड माइनस डेल बाई डेल जेड ऑफ एफ एक्स। ठीक है। फिर के कैप वाले को ऑपरेट करेंगे, तो के कैप के लिए थर्ड रो, थर्ड कॉलम को हाइड करेंगे और फिर उस पर ऑपरेट करेंगे। तो ये आपको हम इस तरीके से हम कर्ल ऑफ एफ निकाल सकते हैं सिंपली यूजिंग द मेथड ऑफ डिटर्मिनेंट। और ये आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, ऐसे हो सकता है कुछ मेरे मुंह से भी गलत निकल जाए, लेकिन जब आप खुद इसे सॉल्व करेंगे यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड तो ये बहुत आसान होता है और इसमें कुछ भी नहीं है, बस आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है और बेसिक आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन पता होगा कि हम कैसे करते हैं। तो अगर कर्ल ऑफ एफ वेक्टर की बात करें तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और अगर जैसे डाइवर्जेंस ऑफ एफ जीरो होता है तो वेक्टर को सोलेनॉइडल वेक्टर कहते हैं, वैसे अगर कर्ल ऑफ एफ जीरो होगा तो हम उस वेक्टर को इररोटेशनल वेक्टर कहेंगे, और जो वेक्टर फील्ड होगा उसे हम कंजर्वेटिव कहेंगे कि ये वेक्टर फील्ड क्या है, कंजर्वेटिव है। तो ये आपके हो गए डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट और कर्ल के डेफिनीशन। आप पीवाईक्यू उठाएंगे तो यहाँ पे डेफिनीशन पूछता नहीं है ज़्यादा, लेकिन अगर आप जाने रहेंगे तो आपके लिए ऑपरेट करना, कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करना वो इजी होगा रिलेटेड टू द डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट एंड कर्ल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ग्रीन थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है। स्टेटमेंट ही इंपॉर्टेंट है, प्रूफ या फिर क्वेश्चन इस पे आपको इस पे बेस्ड नहीं आएगा। सो स्टेटमेंट सॉरी, अगर आप जानते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ग्रीन थ्योरम, अकॉर्डिंग टू ग्रीन थ्योरम द लाइन इंटीग्रल ओवर ए क्लोज सरफेस ऑफ ए वेक्टर इज डबल इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ दैट फील्ड ओवर ए रीजन इनक्लोज्ड बाय द कर्व। तो ये आपका होता है ग्रीन थ्योरम का स्टेटमेंट। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या है? The surface integral over a closed surface over a vector field is equal to the volume integral of divergence of vector field over the region enclosed by the V। यानी कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से हम जो सरफेस इंटीग्रल है उसे हम वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज कर देते हैं। ऐसे ही स्टोक्स थ्योरम को हम यूज करते हैं किसी भी क्लोज सरफेस के वेक्टर फील्ड को उसके सरफेस इंटीग्रल में चेंज करने के लिए। कोई भी अगर लाइन इंटीग्रल है किसी भी पॉइंट का, उसको चेंज करने के लिए। तो ये आपका ग्रीन, गॉस और स्टोक्स थ्योरम है। ये आपका इंपॉर्टेंट नहीं और सिलेबस में भी इस बार दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर थोड़ा सा आप पढ़ के जाएंगे, अगर क्वेश्चन दे दिया तो फिर आपको दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने इसे रखा है। इस पर बहुत ज़्यादा मैं इसीलिए जोर नहीं दे रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझाने भी नहीं जा रहा हूँ कि इसका क्या मतलब है, क्योंकि ये आप पढ़ेंगे अपने सेकेंड सेमेस्टर में डिफरेंशियल इक्वेशन वाले पोर्शन में। सेकेंड सेमेस्टर में जो वेक्टर कैलकुलस है वहाँ पे आप पढ़ेंगे इसे पूरा डिटेल में, पूरा वेक्टर कैलकुलस वहाँ पे आप पढ़ेंगे। डिफरेंट टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम भी पढ़ेंगे। सॉरी वंस अगेन, तबीयत खराब है थोड़ी सी। सो अब आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की रिलेटेड टू दिस। अब ये देखिए, ये आपका क्वेश्चन है, फाइंड द डाइवर्जेंस ऑफ एफ एंड कर्ल ऑफ एफ। वेक्टर फंक्शन जो दिया है वो
दिया है ग्रेडियंट ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz, ये आपको दिया है। अब देखिए आपने एफ वेक्टर लिख लिया। अब आपको पता है डाइवर्जेंस ऑफ एफ क्या होता है। तो डाइवर्जेंस ऑफ एफ आप इसका निकालेंगे। अब देखिए अगर जब हम डाइवर्जेंस निकालने जाएंगे तो क्या करेंगे, ये आप ध्यान से देख लीजिए कैसे निकालना है, क्या करना है। डेल बाई डेल एक्स ऑफ 3x² माइनस 3yz, डेल बाई डेल वाई ऑफ 3y² माइनस 3xz एंड डेल बाई डेल जेड ऑफ 3z² माइनस 3xy। ठीक है, सॉरी, रियली सॉरी ब्रो। तो ये आपने डाइवर्जेंस ऑफ एफ निकालेंगे 6x प्लस 6y प्लस 6z। कर निकालने के लिए थोड़ा सा चेंज करेंगे। इस क्वेश्चन में यूनिक क्या है, इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो आपको ग्रेडियंट दिया हुआ है, ग्रेडियंट फंक्शन दिया हुआ है और डाइवर्जेंस और कर्ल पूछा है। तो पहले हम इससे जो है वो फंक्शन, वेक्टर फंक्शन निकालेंगे जिस पे हमें ऑपरेट करना है। ठीक है, तो इस वजह से हमने पहले उसका जो ग्रेडियंट दिया उसे सॉल्व करके उस वेक्टर फंक्शन तक पहुंचे हैं और फिर हमने उससे यूज करके उसका डाइवर्जेंस निकाला है सॉल्व करके, और फिर डाइवर्जेंस निकालने के बाद हमने जो कर्ल निकालना है वो कर्ल निकाल के उसे सॉल्व किया है अच्छे से, और कर्ल जो आया है वो 0 आया है। इस वजह से जो एफ वेक्टर है वो इररोटेशनल है, क्योंकि अगर कर्ल 0 होता है तो वेक्टर जो है वो इररोटेशनल कहलाता है, अगर डाइवर्जेंस 0 होता है तो वेक्टर सोलेनॉइडल कहलाता है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं इसी से रिलेटेड, क्योंकि ये जो है ना ये यहाँ पे ये चीज़ें आपको एग्ज़ाम में करती हैं कंफ्यूज, और फिर वहाँ पे आप कर देते हैं गलत, और मैं नहीं चाहता कि वो गलती आप करें। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑफ एफ। एफ वेक्टर दिया है आपको xy² i प्लस 2x² yz j माइनस 3xyz² k और 1 -1 और 1 पे निकालना है। ठीक है, तो डाइवर्जेंस ऑफ एफ पहले हम निकालेंगे डेल वेक्टर डॉट एफ वेक्टर। डाइवर्जेंस निकालना है, याद रखिएगा डाइवर्जेंस में डेल वेक्टर डॉट एफ वेक्टर। ठीक है, अब इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो देखिए डेल बाई डेल एक्स ऑफ xy²। अब यहाँ पे जो है वो एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, तो एक्स का 1 हो जाएगा, y² कांस्टेंट रहेगा। तो अगर हम उसका जो पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो सिर्फ y² आएगा। ऐसे ही अगले वाले में अगर देखिए तो हमें निकालना है 2x² yz का j के रिस्पेक्ट में। तो सिंपल सी बात है जे कैप यानी कि पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो यानी कि y का 1 हो जाएगा, बाकी 2x² z जो है वो एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो वो आ जाएगा आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में उसका रिजल्ट। ऐसे ही अगला जो है वो 3yz² है, यानी कि हमें k कैप के रिस्पेक्ट में यानी कि पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू z करना है। अब z के रिस्पेक्ट में देखिए 3y कांस्टेंट है, z² का 2z यानी 3 2 जा 6yz जो है वो माइनस में आपका आ जाएगा। अब 1 और -1 पे निकालना, 1 -1 और 1 पे निकालना है, तो x की जगह पे 1, y की जगह पे -1 और z की जगह पे 1 रख देंगे और फिर हम सॉल्व कर लेंगे। तो जो रिजल्ट आएगा यानी कि जो 3 रिजल्ट में आया है वही उसका डाइवर्जेंस है एट पॉइंट 1 -1 और 1। फिर हम कल निकालेंगे डेल क्रॉस एफ का यूज करेंगे। अब यहाँ पे देखिए मैंने अच्छे से सॉल्व करके समझाया है कि कैसे निकालना है। देखिए डेल वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर होगा, वहाँ पे मैंने वेक्टर नहीं लगाया है, उस पर कंफ्यूज मत होइएगा, i कैप j कैप k कैप, बाकी वही डिटर्मिनेंट मेथड। अब देखिए i कैप इंटू डेल बाई डेल वाई ऑफ f3 यानी कि ये वाला, फिर माइनस डेल बाई डेल जेड ऑफ f2, फिर माइनस j कैप इंटू डेल बाई डेल एक्स ऑफ f3
माइनस डेल बाई डेल जेड ऑफ F1, फिर के कैप डेल बाई डेल जेड ऑफ F2 माइनस डेल बाई डेल वाई ऑफ F1। ये आप पूरा जब सॉल्व करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो उस फंक्शन का कर्ल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे भी ऊपर मैंने लिखा है कि अगर डाइवर्जेंस ऑफ F0 है तो वेक्टर को सोलेनॉइडल कहेंगे, अगर कर्ल ऑफ F0 है तो वेक्टर को हम इर्रोटेशनल कहेंगे। अब देखिए मैं आपको इसी में बता देता हूँ कि कैसे हम करेंगे। देखिए पहले क्या करना है, डेल बाई डेल वाई ऑफ F3, वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन F3 का करेंगे तो -3z² आ जाएगा, ठीक है। फिर माइनस F2 ऑफ डेल बाई डेल जेड, जेड के रिस्पेक्ट में पार्शियल F2 का, तो 2x² y आ जाएगा, जेड का 1 हो जाएगा, बाकी कॉन्सेंट्रेट होगा। ऐसे ही करके आपको पूरा सॉल्व कर लेना है। और आपको पता है कर्ल का जो रिजल्ट होता है वो एक वेक्टर फंक्शन आता है, तो रिजल्ट में वेक्टर ही आएगा, स्केलर नहीं आएगा। ये आपको ध्यान देना है कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑलवेज अ वेक्टर। तो ये तो आपका हो गया वेक्टर कैलकुलस का पोर्शन, जिसमें मैंने जो भी इम्पोर्टेंट था वो आपको बता दिया, क्वेश्चन सॉल्व करने की टेक्निक्स समझा दी। आई होप आपका ये वेक्टर कैलकुलस वाला डाउट अब ख़त्म हो गया होगा। बाकी जो स्टोक्स गॉस और ग्रीन थ्योरम का स्टेटमेंट है उसे बस आप पढ़ लीजिएगा, दैट इज़ नॉट वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर दे दिया तो भी ठीक, वैसे बहुत कम चांसेस हैं कि उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको ना MCQ में ना ही मेजर सब्जेक्ट वाले उसमें देगा आपको। सो अब हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा जानते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है और फ्रेम ऑफ रेफरेंस की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। इट्स लॉरेंट ट्रांसफॉर्म से एक्चुअली मैंने सब कुछ निकाला हुआ है तो उसलिए कंफ्यूज हो जाता है थोड़ा सा, बट कोई दिक्कत नहीं है। लॉरेंज हो, गैलीलियन हो, कुछ भी हो, पढ़ना तो सब है मेरे भाई। सो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैं आपको डायरेक्ट समझाता हूँ। फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुछ नहीं है, बस एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है x, y, z और t का, जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम, पोजीशन, वेलोसिटी, ये सब कुछ बता सकते हैं उसके हेल्प से। वही होता है आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इट इज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस बाय द हेल्प ऑफ विच we can describe the position, momentum, velocity, etc. of any particle at any instant at any time interval t, at any time t। ये होता है आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आपका आ जाता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो वो भी देखते हैं कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। सो टाइम नहीं वेस्ट करूंगा आपका, बस मैं वो चीज़ ढूंढ रहा हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूं वो चीज़। सॉरी, आई एम नॉट वेस्टिंग, आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम बिकॉज देयर इज वेरी लेस टाइम फॉर यू। just a second. Yes, now look at that frame of reference, set of three axes which are perpendicular to each other. With the help of this we can describe position, momentum of a particle at time t। और ये जो तीनों ही एक्सिस होता है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, ये तो आपको पता है, इसमें कुछ बताने वाली चीज़ है नहीं। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरीके का होता है, ये आपको पता है, एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है और एक आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। अब यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट नहीं लिखा है पर वो चीज़ सब कुछ लिख दिया है जो आपको जानना चाहिए। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? द फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो रेस्ट पे हो या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है वो न्यूटन्स लॉ को होल्ड करता है, लेकिन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस न्यूटन लॉ को होल्ड नहीं करता है। सो ये होता है। अब अगर आपको एग्जाम में लिखना है, मान लीजिए आपको
मेजर सब्जेक्ट में 1-2 नंबर में आ गया कि डिफाइन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो आप ऐसे लिखेंगे, द फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज एट रेस्ट और मूविंग विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी v and which holds all the Newton's laws of motion are known as inertial frame of reference. While non-inertial frame of reference क्या है? जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट ना हो, ठीक है, एक्सेलरेशन वेरिएबल हो, ए नॉट इक्वल टू जीरो हो, जीरो ना हो, सॉरी, तो वो जो होता है वो आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। और जो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा वो न्यूटन्स लॉ को होल्ड नहीं करेगा। अब आपको पता है कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है, क्योंकि न्यूटन लॉ को होल्ड करता है, और आपको पता है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का हम यूज तभी कर सकते हैं जब हमारा जो एक्सेलरेशन हो वो जीरो हो। ये आपको पता है कि चाहे वो v इक्वल टू यू प्लस ए टी हो या इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो या v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as हो, इसे हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब हम एक्सेलरेशन को जीरो माने। अनलेस हम अप्लाई नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस ये कंडीशन होल्ड करे। लेकिन जहां हम बात नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की करते हैं तो वहां पे एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू जीरो होगा, या तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा या तो एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा, और ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को होल्ड नहीं करेगा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूविंग विथ वेरिएबल वेलोसिटी is known as non-inertial frame of reference. They do not hold Newton's law. The acceleration in such kind of frame of reference are never zero. Okay, तो ये आपका हो गया इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में। अब देखिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया है, एक एस लिया है, एक एस डैश लिया है, ये अलग चीज है, ये आपको थोड़ा सा जानना है, पूरा नहीं जानना है, इसलिए मैं पूरा बताऊंगा नहीं। अभी कुछ और चीजें जानेंगे फिर हम जानेंगे उसके बारे में। सो अब हम बात करते हैं इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के एक्चुअल डेफिनेशन की। दोज अनएक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ होल्ड्स are called inertial frame of reference. In such frame, if a body is not acted by any external force, it continues in a state of rest or uniform motion, and hence they are called inertial frame. Thus, in an inertial frame of reference, if a body is not experiencing any external force, its acceleration is given by a vector, which is double derivative of position vector, विच इज इक्वल टू जीरो। अब क्या कह रहा है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, जो अनएक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो, यानी कि एक्सेलरेशन वहां पे ना हो किसी भी तरह का, न्यूटन फर्स्ट लॉ और न्यूटन सेकंड लॉ को होल्ड करे, और इसमें अगर हम बॉडी पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं तो ये अपने स्टेट को, यानी कि चाहे वो रेस्ट में हो या किसी यूनिफॉर्म मोशन में अगर वो ट्रेवल कर रहा है तो इस स्टेट को होल्ड करे। देन such frame of reference are called inertial frame of reference. अब आपको पता है जो एक्सेलरेशन होता है वो डबल डेरिवेटिव होता है पोजीशन का, तो वही यहाँ पे शो किया गया है कि एक्सेलरेशन जो है वो जीरो हो। जाहिर सी बात है अगर अनएक्सेलरेटेड है मतलब कि एक्सेलरेशन जीरो है, यानी कि एफ इक्वल टू एम ए इक्वल टू जीरो, यानी कि कोई भी फोर्स उस बॉडी पे नहीं एक्ट करेगा तब तक वो अपना जो भी उसका स्टेट है वो उसी स्टेट में मूव करता रहेगा। ये आपका हो गया इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फिर हम बात करते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। अब ये देखिए नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, those frame of reference in which Newton's law of inertia does not hold are called non-inertial frame of reference. All the accelerated and rotating frame are the non-inertial frame of reference. क्या कह रहा है, दो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया होल्ड नहीं करता है वो नॉन इनर्शियल होता है,
जितने भी एक्सेलरेटेड या रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं वो सभी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं। अब न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम किसी भी बॉडी पे P फोर्स अप्लाई करते हैं m मास के, तो F1 इक्वल टू m इंटू A1 Fi या जो भी है, where AI is acceleration in inertial frame. Since non-inertial frame has its own acceleration, hence the acceleration will observer hence. अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है उसका खुद का कुछ एक्सेलरेशन होता है, और अगर वो खुद का एक्सेलरेशन होल्ड करता है तो वो एक्चुअली वो एक्सेलरेशन इक्वल नहीं होगा वो उस एक्सेलरेशन के जो कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, लॉ ऑफ इनर्शिया के अकॉर्डिंग होना चाहिए, यानी कि उसमें डिफरेंस आएगा। थस नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ द पार्टिकल where m is the mass of particle, such a force which does not really act on the particle but appears to due to acceleration of the frame is called फिक्सियस और स्यूडो फोर्स। अब स्यूडो फोर्स का भी यहाँ पे जिक्र कर दिया है। आपको पता है स्यूडो फोर्स क्या होता है? स्यूडो मतलब होता है झूठा, यानी कि जो फोर्स एक्चुअली में एक्ट नहीं करता है बट ऐसा प्रतीत होता है कि वो एक्ट कर रहा है वो बॉडी पर या उस ऑब्जेक्ट पर, वो होता है आपका स्यूडो फोर्स। तो ये आपका हो गया इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर 1 नंबर 2 नंबर में या पहले जो पैटर्न था उसमें नेसेसरी क्वेश्चंस में पूछ लेता था, मस्ट डू क्वेश्चन में 2 नंबर में, कि डिफाइन इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक और बहुत मशहूर क्वेश्चन है, ये भी आता ही रहता है। अभी मैं सिर्फ छोटे छोटे क्वेश्चन करा रहा हूँ, बड़े क्वेश्चन भी मैं कल आपको करा दूंगा। फिर आता है आपका ग्रेविटेशनल मास। द मास ऑफ बॉडी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन इट ड्यू टू अनदर बॉडी अर्थ इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल मास। तो मास ऑफ बॉडी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, किसी भी बॉडी का मास जो मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन इट ड्यू टू अनदर बॉडी, और वो अनदर बॉडी क्या है? वो अनदर बॉडी कुछ और नहीं बल्कि हमारा अर्थ है, और उसी को हम उस बॉडी का ग्रेविटेशनल मास कहते हैं। अब आपको पता है F इक्वल टू G m1 m2 अपान आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे mg क्या है? mg जो है वो ग्रेविटेशनल मास है उस बॉडी का। यहाँ पे g यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, और ओमेगा यहाँ पे जिस इज इक्वल टू एफ को वेट ऑफ द बॉडी, उस बॉडी का जो वेट है वो कंसीडर किया गया है। तो ये आपका डेफिनेशन है ग्रेविटेशनल मास का। और फिर आता है आपका इनर्शियल मास। इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास में डिफरेंस पूछता है आपके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में। The inertness or reluctance of a body or a block material in general to change in state, rest or uniform motion along it straight line, thus an inherent property of body by virtue of its mass, which since it represents the inertia of mass and called inertial mass. इनर्शियल मास क्या है? जहां न्यूटन्स लॉज की हम बात करेंगे, स्टेट ऑफ रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। आपको पता है कोई भी बॉडी तब तक अपने स्टेट को चेंज नहीं कर सकती जब तक हम कुछ उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं। तो यहाँ पे वही बात है कि इनर्टनेस हो किसी भी बॉडी का टू चेंज इट्स स्टेट अनटिल एंड अनलेस कोई भी हम उस पर फोर्स ना लगाएं, और ये एक प्रॉपर्टी होती है बॉडी की ड्यू टू वर्च्यू ऑफ इट्स मास, उसके मास के वजह से। अगर कोई बॉडी हैवी है, किसी बॉडी के पास मास है, तो ये इट्स श्योर कि कोई ना कोई फोर्स, चाहे वो एक्सटर्नल हो या इंटरनल या कुछ भी हो, जब तक उस पर एक्ट नहीं करेगा तब तक वो अपना स्टेट चेंज नहीं करेगा। अगर आपको एक पेन भी उठाना है हाथ से, अगर मुझे ये जो ऐसे सामने रखा है इसे उठाना है, तो मुझे कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी वो अपने उस स्टेट को चेंज कर सकता है। तो ये आपका होता है इनर्शियल मास। F इक्वल टू एम में आपको पता है न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग, और वही m इक्वल टू एफ बाई ए। m इज इनर्शियल मास ऑफ दैट बॉडी, f इज एक्सटर्नल फोर्स एंड a इज एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। तो ये आपका हो गया इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास। ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है
और ये भी आपके एग्जाम्स में पूछता रहता है साल दर साल। अब बात कर लेते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन और गैलीलियन इन्वेरिएंट